नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की हिंदी की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली है, जिसमें हम लोग देखिए हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला, उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए हैं या संभावित हैं आगे जो आपका एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर का, उसमें पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन जिन बच्चों ने उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए, हिंदी आपका सिलेक्शन में मेजर रोल निभाने वाली है। 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे हम लोग एमसीक्यू और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जो ये क्लास जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, अगर इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप जाके स्टडी विद सागर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसको देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार पेपर में अक्षर भी आ जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वहां पे अक्षर दिया रहेगा तो अक्षर आपने मार्क कर देना, अगर वर्ण नहीं दिया है तो। या फिर कई बार ध्वनि भी ये रहता है। तो ये तीनों ही जो है जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, ऑब्लिक अक्षर, ऑब्लिक ध्वनि। तो आपको ये तीनों ही याद रखने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा की जो छोटी इकाई है सबसे, वह वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं, यहाँ ये आपसे पूछा है। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्डों, जो वर्णमाला है आपका, वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी? तो जो ध्वनियां कंठ से निकलती हैं, उन ध्वनियों को क्या बोलता है? कंठ। उन ध्वनियों को क्या बोला जाता है? तो कंठ ध्वनियां बोला जाता है। तो कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें स्वर में, स्वर में अगर कंठ ध्वनि की बात करें तो हमारी कौन कौन सी हैं? अ, छोटा अ और बड़ा अ। तो ये दोनों हमारी स्वर में है। अगर आप व्यंजन की बात करें, व्यंजन की बात करें तो कौन कौन सी इसमें? का, ख, ग, घ, ण। तो ये आपकी कंठ ध्वनियां होती हैं। अगर व्यंजन में बात करें तो व्यंजन में क, ख, घ, ण होती है, और स्वर में बात करें तो अ और आ होती है। तो यहाँ पूछा है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है। तो कंठ ध्वनियां कौन सी हो जाएगी? क और ख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की अगर हम बात करें, तो देखिए अगर स्वर की बात करें, स्वर की बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? ऋषि और ऋषि, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और अगर व्यंजन में बात करें, व्यंजन में मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण कौन से? ट, ण, ड, ढ, ण। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड और ढ आपका क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। स्वर में ऋषि और बड़ा ऋषि, और व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आपके क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारे वर्ण के जो वर्ग क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ण, ये जो आते हैं, इसमें देखिए जो आपका अल्प प्राण है, तो यहाँ आपसे पूछा अल्प प्राण वर्ण कौन से। तो जो आपका पहला वर्ग होता है, तीसरा वर्ग और जो पांचवा वर्ग होता है, तो ये आपके कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और ये वाले जो वर्ग होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं।
महाप्राण होते हैं। यहां आपसे पूछा कि अल्प प्राण क्या है, तो अल्प प्राण कौन से हो जाएगी, क ख घ सॉरी गौ और घ, तो क और गौ वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण आपके क और गौ हो जाएंगे। अगर वो पूछेगा कि आपसे महाप्राण कौन से, तो महाप्राण कौन कौन से आपके ख और घ वाले जो वर्ग हैं ये आपके महाप्राण हैं। तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, अल्प प्राण की जो संख्या होती है वह 20 होती है। 20 अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण आपके 14 होते हैं। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताना है 20 होती है। महाप्राणों की संख्या कितनी बतानी है, 14 बतानी है, यानी कि 14। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखा निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है तो उनको नासिक्य व्यंजन बोले। तो इस यो जो है आपका नासिक्य व्यंजन, तो ऑप्शन 20 में सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये जो वर्ण है ये आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, कंठ तालव्य वर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी वर्ण में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो देखिए अनुस्वर, जो अनुस्वर होते हैं, अनुस सॉरी इसको दोबारा लिखता हूं। अयोगवा जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुस्वर और आपके विसर्ग, यानी कि ये अनुस्वर्ग है और ये इस तरह के जो होते हैं ये आपके विसर्ग होते हैं। तो ये आपके क्या होता है, अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से आपने अयोगवाह वर्ण पूछेगा तो आपने इस तरह से इसको पहचानना है। तो जिसमें यहाँ पॉइंट लगा होगा, यहाँ पे डबल विसर्ग लगे होंगे, तो ये आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब दो समान व्यंजन का प्रयोग होता है और उनमें से एक में हलंत लगा होता है। यानी कि देखिए, जब दो समान व्यंजन का, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में देखिए लॉ 2 बार आ रहा है और एक में इसमें हलंत लगा है, तो दिल्ली आपका क्या होगा, द्वित्व व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से और उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए, जैसे कि आपका रस्सी है, देखिए यहाँ पे 100 2 बार आ रहा है और एक में आपका हलंत लगा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, द्वितीय व्यंजन होगा। ऐसी दूसरा अगर हम देख लें, जैसे आपका खट्टा है, तो यहाँ पे टॉ 2 बार आ रहा है, एक में हलंत लगा है, तो ये जितने भी व्यंजन होंगे, दिल्ली, रस्सी, खट्टा, ये क्या है, द्वितीय व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सौ सौ स ह कौन से व्यंजन है। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके संघर्षीय व्यंजन होते हैं, संघर्षीय व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सौ सा स ह जो व्यंजन है आपके संघर्षीय व्यंजन, क्योंकि इनको जो बोलने में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियां इसमें से कौन सी है, तो ख और ग जो है आपकी नवीन विकसित ध्वनियां है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो देखिए वर्ण दो तरह के होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। और घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी बोला जाता है कई बार, बट जनरली क्या होता है, घोष और अघोष होता है। घोष वर्ण वो होते हैं जिनके स्वर में जब जिन जिन स्वर में जब बोलने पे उनमें क्या होता है, कंपन होता है, तो वो आपके घोष शब्द होते हैं। अघोष जिनमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि आपसे कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा, ख, बी, च, म और था। तो हमारा जो घोष वर्ण होता है वो कौन होता है, वो हमारा म होता है। म हमारा क्या है, आपका घोष वर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सा मानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। तो देखिए अमानक वर्ण कौन सा है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भ जो है, एक ही अमानक वर्ण है भ, बाकी जितने भी हैं वे सारे मानक वर्ण हैं। भ बट क्या है आपका,
अमानक वर्ड है, तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब देगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो ये जो ध्वनियां हैं अरबी और फारसी की हैं। क ग ज फ जो ध्वनियां हैं अरबी और फारसी ध्वनियां हैं, तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 है आपके मूलतः वर्णों की संख्या, जिसमें देखिए स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर हमारे कितने हैं? 11 है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने हैं हमारे? व्यंजन हमारे 41 है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 52 हो गए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो सौ ध्वनि है वह संयुक्त वर्ण के अंतर आती है। जो छ ध्वनि है आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर आते हैं। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिला के एक एक वर्ण बनता है। जैसे आपका छ है, छ जो है आपका कैसे बनता है? तो एक क पे हलंत लगा के प्लस सौ, ये आपका इसलिए आपका संयुक्त वर्ण हो गया, यानी कि दो वर्णों से मिलकर जो शब्द बन रहा है वह, जो वर्ण बन रहा है वह संयुक्त वर्ण हो गया। इसी तरह से और भी अगर हम देख लें, जैसे आपका त्र है, त्र आपका कैसे बनता है? तौ पे हलंत लगा के प्लस रौ, तो ये आपका त्र बनता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण व्यंजन हो जाएगा। एक और देख लें, ज्ञ देख लें, तो ये जौ प्लस यों, जौ प्लस यों को मिला के आपका ज्ञ बनता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो सौ क्या है? सौ ध्वनि किस तरह की? आपकी संयुक्त वर्ण है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी कोश में सौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सौ का क्रम, छौ का क्रम जो आता है का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किस वर्ण का संयोग से बनता है? तो इसको हम लोगों ने अभी देखा था। तो ज्ञ जो बनता है आपका, ज्ञ जो बनता है जौ पे हलंत लगा के प्लस यों से बनता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण, घोष वर्ण मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपने बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए जो सौ है, सौ जो है आपका अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो, घाव का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो बोला जाता है कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कंठ। घ जो होता है वो कंठ से इसका उच्चारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि जिसमें दंत का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए अगर आप टॉ को बोलेंगे तो इसमें भी आपकी जो जीभ होगी वो आपकी आपकी जो जो दंत है यानी कि दांत है उससे टच होती है। नौ बोलोगे तो नौ भी होगा, दौ भी बोलोगे, टॉ बोलोगे तो टॉ में आपका दंत का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टॉ हो जाएगा। टॉ का उच्चारण देखिए दंत से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत शब्द बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, अकारांत। अकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे लता है, लता, इसके देखिए एंड में आपका आ आ रहा है, लता है, बाला है, रमा है, इसमें भी और है, बालिका है। यानी कहने का मतलब ये कि जिस शब्द के अंत में आ रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अकारांत शब्द बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, लता, बाला, रमा, बालिका, तो सब में आ रहा है पीछे, तो ये अकारांत शब्द जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी, सौ वर्ण किसके योग से बनता है? तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो सौ जो बनता है आपका, ये आपका क पे हलंत लगा के प्लस सौ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर मैंने आपको बताए थे कितने, 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर व्यंजन पूछेगा तो आपके कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? यहाँ आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है अ, उ, ए, यौ, तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका स्वर नहीं है, बाकी सारे आपके स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टॉ वर्ग का नहीं है? तो देखिए टॉ, ठॉ, डॉ, णौ, ये सारे, ये वाला भी टॉ का है, ये भी एक टॉ का है, ये भी टॉ का है। घ जो है आपका, ये आपका टॉ वर्ग का नहीं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 41 है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर आपने बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो अ जो है आपका पश्च स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आयोगवाह है। तो आयोगवाह हम लोगों ने ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आयोगवाह आपके शब्द कौन से होते हैं। जैसे जो आपके अनुस्वर होता है और विसर्ग जो होते हैं आपके अयोगवाह होते हैं। तो इसमें देखिए विसर्ग सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग जो है आपका अयोगवाह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो छ आपका कहाँ से होता है? तो तालव्य से होता है। जब आप छ का उच्चारण करेंगे तो जो ये उच्चारण हो रहा है तालु से हो रहा है, तो आपकी जो तालु है उससे हो रहा है। तो छ जो एक तरह का आपके तालुव्य हो जाएगा, तालुव्य वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया, दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। एक व्यंजन में आपका इसमें हलंत लगता है, तो इसमें आप दो व्यंजन से मिलकर आपका बनता है। तो देखिए छ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक हो गया। उसके बाद सौ जो है आपका, सौ आपका इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र आपका संयुक्त व्यंजन है, ग्यो आपका संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है, सौ जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तालव्य व्यंजन है। तो इसमें आपसे पूछा है कि तालव्य व्यंजन मतलब जो जिसका उच्चारण तालु से होता है। देखिए चौ छ जौ झौ जितने ये जो शब्द हैं यार तालव्य व्यंजन होते हैं सारे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, या र ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या र ला वा जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, तो उनको अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो य र ल व जो है आपके क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं वे सारे आपके क्या होते हैं? आपके जो होते हैं वो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे जो पंचम वर्ग का होता है, तो जो डॉ वाले जो आपके जितने भी शब्द है जिसमें नाक का आपका और मुंह का प्रयोग होता है, उसमें वह जो वर्ग होते हैं वो पंचमाक्षर वाले वर्ग होते हैं, तो इनको अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है स्वरों की संख्या, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण आपने बताना है। तो और जो है आपका कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद ध्वनि से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की जगह आपका यहाँ पे वर्ण भी हो सकता है और अक्षर भी हो सकता है, यानी कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, या फिर आपका अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल आपकी पार्श्विक पार्श्विक टाइप की ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सही जवाब हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनि है आपके एल, सॉरी ल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बोलते समय मुख के उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो छह उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो छह इस स्थान कौन से? एक तो कंठ, तो देखिए एक तो कंठ से बोला जाता है, एक तालु से, एक आपका मूर्धन्य, एक आपका दंत्य, एक आपका ओष्ठ और एक आपका दंत्योष्ठ। एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि कंठ से उच्चारण होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, दंत्योष्ठ से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलते समय मुख के 6 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चौ वर्ग कौन से वर्ण है? तो जो चौ वर्ग होते हैं वे आपके कौन से वर्ण होते हैं? वे आपके अघोष वर्ण होते हैं।
तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चौ वर्ग के जितने भी आपके वर्ण है वे आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है? तो देखिए जो शब्द है, शब्द को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इ ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये आपके समव्रत समव्रत प्रकार के स्वर हैं। समव्रत प्रकार के शब्द कौन से? इ ई उ आपके समव्रत प्रकार के स्वर हैं, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस आपकी इस टेस्ट सीरीज का। हिंदी में आगत व्यंजन है, तो आगत व्यंजन कौन से हैं? तो जौ, जौ आपका यहाँ पे जो इसमें बिंदु लगा है, तो ये आपका आगत व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थी आपकी टेस्ट सीरीज जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं, पहले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में किसी अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, अगर कोई सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और इस क्वेश्चन पेपर को आप साथ साथ में अटेम्प्ट भी कीजिएगा, ताकि आपका जो स्कोर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। देखिए सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है अभी काफ़ी समय है आपके पास। हिंदी आपका मेजर रोल निभाने वाला है सिलेक्शन में, तो हिंदी की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और मैथ्स की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। मैथ्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और भी कोई अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज का जो ये टेस्ट सीरीज का जो सेशन था इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे दूसरी तीसरी टेस्ट सीरीज में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और बस डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।